हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट की कुछ और ज़मीनी हकीकत आपको इस एपिसोड के ज़रिए पहुँचा रहा हूँ। जैसा कि मैंने मीडिया स्टार वर्ल्ड के एपिसोड 287 यानी 287 में कुर्दों की हकीकत बताई थी, उसको साबित करने वाली कुछ और हकीकत सामने आ रही है। हमारी कोशिश होती है कि आपको वही बताएं जो हकीकत है। अब से पहले हमारे तमाम एपिसोड आप देखें, हमने बिना किसी अपने एजेंडे के हकीकत बताई है और ये भी बताया है कि आपको अमरीकी और इजरायली इन्फ्लुएंस वाला मीडिया, चाहे वो विदेशी मीडिया हो या हमारे देश का, वो बातें नहीं बताएगा जो उनके आकाओं की पोल खोलती हों। अब ये बात और साफ़ होती जा रही है कि ईरान, इराक़, सीरिया और तुर्की में रहने वाले कुर्दों को अलग मुल्क की मांग के लिए इजराइल और अमेरिका की सपोर्ट और उकसावा हासिल है, लेकिन इसमें ख़ास रोल इजराइल का है। सीरिया के कुर्दों को ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका तुर्की के हमले के लिए अपने हाल पर छोड़कर निकल लिया, लेकिन इसमें ख़ास खेल इजराइल का है। सीरिया के कुर्दों को ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका तुर्की के हमले के लिए अपने हाल पर छोड़कर निकल लिया, लेकिन जिस तरह से बाद में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान को धमकी वाला ख़त लिखा है, वो सब आपके सामने है। लेकिन उनकी सपोर्ट में इजराइल कितनी मजबूती से खड़ा है, ये सामने आ रहा है। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की ख़बर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी ख़बर सच्ची लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हकीकतें पहुंच सकें। रूस की न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक ने टाइम्स ऑफ इज़राइल के हवाले से बताया है कि एक सीनियर इज़राइली ऑफिशियल ने बताया है कि यहूदी उत्तरी सीरिया में कुर्दों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने इस अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इज़राइली सरकार को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि उत्तरी सीरिया में महिलाएं और बच्चों का कत्ल ना किया जाए और आम नागरिकों को उनके घरों से ना निकाला जाए। इस इज़राइली अफसर ने कहा है कि मुझे यकीन है कि इज़राइल के यहूदी कुर्दों की दशा को सबसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहूदियों ने भी अब से पहले इसी तरह के हालात का सामना किया है, और हमें यकीन है कि इज़राइल चुप नहीं रहेगा। इस बीच सीरिया से अलग देश की मांग करने वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी SDF ने इज़राइल से नॉर्थ सीरिया के कुर्दों के लिए तुर्की के मुकाबले में मदद मांगी है। कुर्द ऐसी हालत में इज़राइल से मदद मांग रहे हैं जब ईरान और उसके समर्थक देशों की बढ़ती ताकत से परेशान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर ये माना है कि इजराइल के सामने बड़े ख़तरे और चुनौतियां हैं। नेतन्याहू ने इलाके में ईरान के ज़रिए मिसाइल जंग, उत्तरी सीरिया के कुर्दों पर तुर्की के हमले, सीरिया से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी जैसे 3 चैलेंजेस का जिक्र किया है। इजराइल के लिए ये बेहद अहम बताया है, जिसमें सारे समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए इजराइल को नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है, ये जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है। उधर इजराइल के एक और बड़े अखबार, ये सब रिपोर्ट इजराइल के टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है, स्पुतनिक ने उसके हवाले से खबर लिखी है। उधर इजराइल के एक और बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने 15 अक्टूबर को एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया था कि उत्तरी सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत करने के लिए राजधानी तेल अवीव में एक प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इन प्रोटेस्टर्स ने तेल अवीव की सड़कों पर कुर्द लोगों के नरसंहार यानी जेनोसाइड को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेजर यायर फिंक ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें शामिल होने वाले हार्कन स्ट्रीट पर तुर्की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, और यहाँ से वे शहर में साउथ में अमरीकी एम्बेसी की तेल अवीव ब्रांच तक गए थे। जेरूसलम को इजराइल की राजधानी स्वीकार करते हुए अपनी एम्बेसी वहां शिफ्ट की थी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की इजराइल को इतनी मदद और सपोर्ट हासिल है कि अभी इजराइल ने भी ऑफिशियल तौर पर तेल अवीव को
राजधानी माना हुआ है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को राजधानी मानकर वहां अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर दी है। इस वाक़े में एक और दिलचस्प बात यह है कि इजराइल में अमेरिका की एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट हुआ और मांग ये की गई कि कुर्दों की जान बचाई जाए और उनका कत्लेआम ना हो। ये सब सही है कि दुनिया का कोई भी समझदार इंसान किसी को भी बेगुनाह के कत्ल को ठीक नहीं समझता, लेकिन जब इजराइल में किसी के लिए प्रोटेस्ट हो और वो भी मुस्लिम देशों में अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन के हक़ में हो, तो ये तो साबित हो ही जाता है कि इजराइल अलगाववादी कुर्दों की मदद करता है। तेल अवीव में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले फिंक ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ये हमारा नैतिक दायित्व यानी मॉरल ड्यूटी है कि यहूदी उनकी मदद करें। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को उत्तरी सीरिया में कुर्द लोगों को गोला बारूद और कपड़े मुहैया करने में मदद करनी चाहिए और दुनिया को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहिए कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। फिंक ने पिछले हफ्ते को एक ख़त लिखा था जिसमें 150 से ज़्यादा इजरायली सुरक्षा सैनिकों के दस्तखत के साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोचवी को जब दुनिया के देश लोगों को उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। हालांकि ना तो नेतन्याहू और ना ही कोचवी ने याचिका का जवाब दिया है। फिंक ने कहा है कि प्रदर्शन करने वाले 100 लोगों को सफलता मिली है। जेरूसलम पोस्ट ने यह भी खबर दी है कि एक बड़े कुर्द राजनीतिक नेता, उनके ड्राइवर और 7 दूसरे लोग संडे को उत्तरी सीरिया में तेल अबियद के बाहर एक हाईवे पर अंकारा के सपोर्टेड कुर्द ग्रुप के जरिए मारे गए हैं। तेल अवीव में होने वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले 2 कुर्द अरी और नातान ने जेरूसलम पोस्ट से कहा कि इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुर्की के खिलाफ कुर्द लोगों का सपोर्ट यानी समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने देश का समर्थन करने के लिए यहाँ हैं। अरी ने कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि इजराइल हमारा समर्थन कर रहा है। इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन ये ज़्यादा लोगों का समर्थन कर सकता है और मुमकिन है कि ज़्यादा कुर्दों को यहाँ ला सके। उनका कहना था कि वे वहीं मर सकते हैं जहाँ वे अभी हैं, यानी वो सीरियन नॉर्थ सीरिया में कुर्दों के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ उन्हें मारा जा सकता है और इजराइल को चाहिए कि इन कुर्दों को अपने यहाँ शरण दे दे, अपने यहाँ ले लें। इजराइल के पास जान बचाने की ताकत है, ये कुर्द नेता कह रहे हैं, और वो ये कर सकते हैं। कुर्द आतंकवादी नहीं है। अगर ये कुर्दों के लिए नहीं है तो दाइश अब भी आसपास रहेंगे। वे दुनिया भर में और ज़्यादा बम धमाके और हमले करेंगे। कुर्दों ने एक दुनिया भर की मुश्किल को रोका है। इजराइल को और ज़्यादा करना चाहिए। देखिए इसमें कितना दिलचस्प मैसेज है। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को कुर्दों को अपने यहाँ ले लेना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे जो कुर्द हैं उन एक इशारा भी दे रहे हैं कि कुर्दों का इजराइल से बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ है। मैं आपको बताऊं कि लंदन में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें ख़ुद कुर्द और अंग्रेज़ लोगों ने शिरकत की है, और उसमें इजरायली और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के शहरी हैं वो भी शरीक हुए हैं। यानी वो एक तरह से कुर्दों की सपोर्ट में आए हैं। ये बज़ाहिर तो अच्छा लगता है कि इंसान दोस्ती है, लोगों का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अलगाववादी गुट है कुर्दों का, जो चारों देशों में एक तरह से बेचैनी पैदा करना चाहता है। उनको इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की ख़ास तौर पर इजराइल की सपोर्ट हासिल है। ये इन सब वाक़यात से साबित हो रहा है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री के हालिया कई बयानों से ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इलाके में जो तब्दीली आ रही है उससे इजराइल को अपना वजूद ख़तरे में लग रहा है, और एक दहाई पहले इस तरह की तब्दीलियों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने सन 2000 में साउथ लेबनान से इजरायली सैनिकों को खदेड़ने के बाद लेबनान के बिनते जुबैल में अपने मशहूर तकरीर में कहा था कि इजराइल मकड़ी के घर से भी ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद कई जंगों में हिजबुल्लाह ने यह साबित भी कर दिया। नसरुल्लाह के इस बयान के 19 साल बाद इजरायली रिजर्व फोर्स के चीफ जनरल आमुल गोलआद ने हालिया दिनों में कहा है कि इजराइल मजबूत दीवारों पर बनाया गया ऐसा घर है जिसकी दीवारों को दीमक अंदर से चाट गई है।
इंटरनेट पर मौजूद विकिपीडिया वेबसाइट के मुताबिक कुर्द एक ईरानी एथनिक ग्रुप है जो पश्चिमी एशिया के एक पहाड़ी इलाके में बुनियादी तौर पर रहने वाले हैं, जिसे कुर्दिस्तान के तौर पर जाना जाता है, जो दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पश्चिम ईरान, उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया तक फैला हुआ है। केंद्रीय अनातोलिया और खुरासान में भी कुर्दों की बस्तियां हैं। इसके अलावा पश्चिमी तुर्की के शहरों में, ख़ास तौर पर इस्तांबुल में काफ़ी बड़ी तादाद में कुर्द प्रवासी यानी एक्सपेट्रिएट्स कम्युनिटी है, जबकि यूरोप के जर्मनी मुल्क में कुर्द प्रवासी ख़ास तौर पर रहने लगे हैं। कुल तादाद के लिहाज से कुर्दों की आबादी 3 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच बताई जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और तुर्क साम्राज्य के हार के बाद जीतने वाले वेस्टर्न अलायंस ने 1920 में कुर्द देश की बात शुरू की थी। हालांकि 3 साल बाद उस वादे को रद्द कर दिया गया, जब लाजेन की संधि ने नए तुर्की की सीमा तय की और ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं किया जिसमें कुर्द अपने अपने देशों में अल्पसंख्यक दर्जे के साथ रह गए। इसके नतीजे में तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में उन पर ज़्यादतियाँ हुई, जिसके नतीजे में मौजूदा आर्म्ड गोरिल्ला जंगें हुई और नरसंहारों यानी जेनोसाइड और विद्रोह के वाक़यात होते रहे। कुर्दिस्तान का इराक़ी इलाका तकरीबन 1990 से एक सॉवरन इलाका है जिसका नाम कुर्दिस्तान रीजन है, जबकि कुर्द राष्ट्रवादी आंदोलनों में ग्रेटर कुर्दिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल और पॉलिटिकल आज़ादी के लिए कोशिशें जारी हैं। इराक़ के अलावा 3 मुल्कों में कुर्द कमज़ोर हैं। ईरान में कुर्द काफ़ी हद तक शांत हैं, लेकिन सीरिया और तुर्की में हथियारबंद लड़ाई जारी रखे हुए हैं। अब से पहले एपिसोड नंबर 287 में मैंने बताया था कि कुर्दों ने इराक़ी कुर्दिस्तान में इजराइल से आने वाले यहूदियों को ज़मीनें बेची हैं। इसके अलावा मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, जो मैं 2003 जंग कवर करने के लिए इराक़ में था, वो आपको बताए हैं। मैंने ये भी बताया था कि मुझे लंदन में एक सीरियन कुर्द लीडर ने बताया था कि इस्लाम से कुर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं, चूँकि कुरान अरबी में आया था, अल्लाह ने अरबी ज़बान में भेजा था, इसलिए इस्लाम सिर्फ अरबों के लिए था। ये उनकी सोच है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जो खबरें जेरूसलम पोस्ट ने दी हैं और स्पुतनिक ने कुर्द लीडर्स के हवाले से जो खबरें दी हैं, उससे उनकी इजराइल से नज़दीकी सामने आ रही है। अरब मुल्कों में कहा जाता है कि अगर इलाके में कुर्दिस्तान अलग मुल्क बनता है तो ये एक और इजराइल होगा, यानी इस इलाके में और जंगें और फसाद होगा। ये बहुत ही गैर मामूली पेचीदा मामला है। 4 मुल्कों में फैले हुए कुर्द, उसके अलावा इस किस्म की हालत जिस तरह से तुर्की ने जंग शुरू की है सीरिया के कुर्दों को वहाँ से हटाने के लिए, और उन कुर्दों में ख़ुद सीरियाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी लड़ने वाले कुर्द हैं, जिन कुर्दों को अब तक अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट में कहा था कि हम उन्हें सपोर्ट करते थे, लेकिन वो हमें सपोर्ट करते थे दाइश के ख़िलाफ़। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दाइश के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने हमारी मदद की थी और हमने पैसा दिया था। लेकिन ख़ुद सीरिया की हुकूमत इस बात को कहती है कि अमेरिका की जो फ़ौजें सीरिया में हैं वो काबिज़ फ़ौजें हैं और उन्हें हम गैर कानूनी समझते हैं, उन्हें वहाँ से चला जाना चाहिए। यानी उनके तरीक़े से जो दाइश को ख़त्म करने की उनकी मुहिम है, उस पर दमिश्क का बशार अल-असद सरकार का कोई यकीन नहीं है। तो ऐसी सूरत में, इस पेचीदा हालत में जो कुर्दों के और इजराइल के बीच के ताल्लुकात रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं, इससे और बहुत साफ कुछ नज़र आता है कि ये इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो इन इलाक़ों में, इन मुल्कों में, चारों मुल्कों में कुर्दिस्तान अलग बनाने की बात करने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, हथियार देते हैं और दूसरी तरीके से भी मदद करते रहे हैं। इस मदद का जिक्र ख़ुद ट्रंप ने भी किया है और लंदन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ की कैपिटल्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कुर्दों की हिमायत में, जिन्हें इजराइल की सपोर्ट हासिल है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की सपोर्ट हासिल है। मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।